अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और आप हमेशा की तरह से देख रहे हैं पॉइंट ऑफ व्यू। हमारे साथ हैं जी सुरिंदर सिंह साहब, बहुत शुक्रिया कि आज आप आए। थैंक यू सो मच। सत श्री अकाल, थैंक यू एंड जी आया नू। आपका पगड़ मुझे बहुत अच्छा लगता है, जो कलर्स आप सेलेक्ट करते हैं वो आप पे बहुत सूट करते हैं, ये भी है। लेकिन बात अगर हम करें सर, आज कनाडा की एक बार फिर डॉक्टर जयशंकर की तरफ से भी काफ़ी स्ट्रिक्ट किस्म का स्टेटमेंट आया है। हो सकता है आपने देखा होगा डेफिनेटली। क्या कहेंगे, आपके क्या मामलात बिगड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, संभलने की कोई गुंजाइश नहीं लग रही? मुझे लगता है आरजू जी अभी और नीचे जाएंगे। और जब तक जस्टिन ट्रूडो नाम का कीटाणु वहां है, कीटाणु कीड़े को कहते हैं हिंदी में, तो जब तक मुझे वैसा पता है, कीटाणु मुझे पता है। तो जब तक उस तरह का कीटाणु है, क्योंकि वो भी लग नहीं रहा है कि उन्हें भी समझ आ रही है, क्योंकि उन्होंने पहले एज ए प्राइम मिनिस्टर आपने पार्लियामेंट में हेड ऑन खड़े होके एक फेलो डेमोक्रेसी को ले लिया। मतलब एक कॉमन सेंस नाम की चीज होती है, इतनी तो एक मोहल्ले की सियासत में भी पता होता है कि आप खुद नहीं इन्वॉल्व होते, पहले आप अपने नीचे से इन्वॉल्व होते हो। आप खुद थोड़े ना, आप अगर आप खुद इन्वॉल्व होगे तो फिर तो आर पार की लड़ाई होगी। फिर आरसी रॉयल कैनेडियन माउंटेन पुलिस है, उससे प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, जो कि एक पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। उसके बाद अभी फिर उन्होंने पिछले हफ्ते एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी। तो मुझे नहीं लगता कि वो उनको समझ आ रहा है, और वो शायद फंस चुके हैं जहां तक मेरा ख्याल है, क्योंकि अब उनकी पार्टी के अगेंस्ट उनके 20 मेंबर पार्लियामेंट ही बात कर रहे हैं कि आप खुद तो डूबोगे सनम, हमें भी ले डूबोगे। और जगह जगह अगर आप टोरंटो से 100 किलोमीटर बाहर जाओ तो बहुत नेगेटिव किस्म के मैसेजेस लिखे हुए हैं ट्रूडो के लिए, तो वो तो परेशान है ही है। पर इंडिया ने अब मन बना लिया कि अब हम इसको हेड ऑन लेंगे। ये पुराना वाला इंडिया नहीं था कि जो किसके पिताजी को एक्स्ट्राडिशन के लिए बोला इंदिरा गांधी ने, तो उसने कह दिया जी यू आर नॉट डिफरेंशियल टू द क्वीन, तो वो अभी भी उस तरह की वाहियात बातें कर रहे थे। तो अब जो है इंडिया, क्योंकि हमारे जो एम्बेसडर साहब वापस आए हैं, उन्होंने पिछले 3 दिन में कोई ऐसा टीवी चैनल नहीं है, कहीं नहीं है कि उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की, और अब वो डायरेक्टली हम ट्रूडो को अटैक कर रहे हैं। वी आर नॉट अटैकिंग कनाडा, वी आर नॉट अटैकिंग द पीपल ऑफ कनाडा। पर इस समय जो एक आदमी जो अंधा बैठा हुआ है, हम उससे डायरेक्टली हेड ऑन ले रहे हैं। हमने पन्नू की भी प्रॉपर्टी सीज करनी शुरू कर दी है। तो अब इंडिया इसमें और अग्रेसिव होगा। पूछिए क्या पूछना चाह रहे हैं। मगर मैं ये पूछना चाह रही थी आपसे कि अमेरिका और कनाडा या इस तरह की जो कंट्रीज होती हैं उसके बारे में हमें तो यही बताया जाता है कि उनकी पॉलिसीज होती हैं, किसी प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट के आने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका की जैसे जो पॉलिसी होगी किसी भी कंट्री को लेकर, वो ऑलमोस्ट वही फॉलो करते हैं, चाहे ट्रंप आए चाहे बाइडन हो। ऐसे ही कनाडा के भी प्राइम मिनिस्टर कोई भी हो, चाहे ट्रूडो हो या कोई भी दूसरा आ जाए, तो उसका नाम मुझे अजीब सा लगता है, डड्डू जैसा। तो वो सॉरी मगर ये कि उनका नाम मुझे वाकई अजीब लगता है। ट्रूडो जो है वो हो या कोई भी हो, तो वो जो भी आएगा उसकी पॉलिसी भारत को लेकर या खालिस्तान मूवमेंट को लेके या खालिस्तान के सपोर्टर्स को लेके वही रहेगी। मुझे नहीं लगता कि ऐसा है, क्योंकि देखिए एक बात तो है कि अगर एक जिस्म में कैंसर भी आ जाता है तो उसे निकालने में टाइम लगता है। क्योंकि अब कनाडा में जिस हिसाब से उनके ऊपर $500 बिलियन के ऊपर के एलिगेशंस लगे हुए हैं, उनके मेंबर पार्लियामेंट भी अगेंस्ट हैं। टू एन एक्सटेंट मैं आपकी बात से इत्तेफाक रखता हूं, क्योंकि जो उनके लीडर ऑफ अपोजिशन है पियर पॉलिवेयर, वो भी उन जलसों में बैठे हैं जहां पे के नाम के नारे लगा गए। अगर एक समझदार पॉलिटिशियन होगा तो उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगा कि जी नहीं, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता। तो इतनी जल्दी तो नहीं ठीक होगा। पर अब ठीक है, मतलब क्योंकि देखिए हमें, हमारी कंट्री सुप्रीम है। एक बार हमने एक हवाई जहाज खोया, 327 प्लस 2 लोग खोए। अब वो हिंदुस्तान नहीं है। अब हिंदुस्तान फर्क है। अब हम ये नहीं कि जी आप गोरे हैं, आपकी आंखों का रंग हरा है या आपके बाल भूरे हैं, वो खत्म हो गया। अब आप देखो कि अब हम कहते हैं कि अगर आपने हमसे रिलेशन बनाना है तो वो इक्वल टर्म्स पे बनेगा। अब वो जमाना चला गया। अगर आप वैसे भी वर्ल्ड में देखेंगे कि जितनी भी मर्जिंग इमर्जिंग इकोनॉमीज हैं या ट्रेड है, वो तो सारा हमारे पार्ट में शिफ्ट हो रहा है। मतलब एक जमाना था आरजू जी, जब हम छोटे होते होटल में जाते थे, तो अंग्रेज जब आता था तो सारे जो वेटर्स थे वो भी एक्साइटेड हो जाते थे कि ये अमीर है, ये हमें टिप देगा,
क्योंकि अंग्रेज है, ये डॉलर में कमा रहा है, इसका डॉलर 12 रुपए का है, 15 रुपए का है। पिछले 20 साल में बदल गया है। अब इंडिया की अपनी इकोनॉमी, इंडिया की अपनी टूरिज्म, इंडिया की अपनी बाइंग पावर इतनी है कि मैं बड़ी माजरत के साथ कहूंगा कि अब तो यहाँ अंग्रेज आके गरीब हो जाता है, क्योंकि जब वो यहाँ आता है तो वो देखता है कि इतनी एक्सपेंसिव होने के बावजूद भी इतनी स्पेंडिंग पावर है इस कंट्री में। मतलब आज भी अगर मैं न्यूयॉर्क जाता हूं तो न्यूयॉर्क में शॉपिंग और खाना पीना हिंदुस्तान से सस्ता है बनिस्बत इसकी कि मैं दिल्ली में कहीं जाऊं। तो अब इतनी बड़ी स्पेंडिंग पावर इंडिया के पास, इतनी बड़ी इकोनॉमी है, इतनी बड़ी मिडिल क्लास क्रिएट हुई है। मतलब 80-80 करोड़ के तो अपार्टमेंट्स हैं गुड़गांव के अंदर जो कि बाय इंटरव्यू मिलते हैं। तो आप इससे अंदाजा लगा लीजिए कि अब वो जमाना गोरों का चला गया, क्योंकि ये देखो दूसरा खेल भी तो ये फाइव आइज के खेल रहे हैं ना, पांचों अंग्रेजी बोलने वाले वेस्पी वाइट जो जो गोरे हैं, वो उन्हीं का ये क्लब है। उन्होंने इंटेलिजेंस पास की है, उसी ने वॉशिंगटन पोस्ट को लीज कर दी। तो एंड में जितनी फाइव आइज है ये सारे अंग्रेजी बोलने वाले गोरे, और खेला तो यही खेल रहे हैं। पर एक तरफ से चाइना इनके गले में अटक गया है और कुछ हद तक हम भी अटक गए हैं। खैर चाइना और आप दोनों तो अब मिल गए हैं, तो आप दोनों मिलके मुझे लगता है कि अटक जाएंगे इनके गले में। लेकिन सर इनको इंटरेस्ट क्या है, मुझे समझ नहीं आ रही। ऐसे तो हम भी बहुत बार कश्मीर की बात करते हैं और हर जगह जाकर हमारे लोग या हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या फॉरेन मिनिस्टर होते हैं, जिसको भी मौका लगता है वो किसी ना किसी जगह पे, यूनाइटेड नेशन हो या कहीं हो, जाके कश्मीर कश्मीर जरूर करता है। लेकिन कोई सुनता नहीं है, कोई जवाब नहीं देता, कोई रिस्पॉन्स नहीं करता, कोई हमारी मर्जी की बात नहीं करता। ठीक है, हमें लगता है कि हम इस जगह पर कहीं ना कहीं फेल हो जाते हैं। अब हमें अच्छा लगे या बुरा लगे, फैक्ट यही है। लेकिन ये जब खालिस्तान के लोग उठकर खालिस्तान की बात करते हैं, उसके बाद भारत के ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं, अटैक करने के लिए भी बोलते हैं, सब कुछ करते हैं, तब ये लोग खामोश नहीं रहते, तभी जाकर उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये ऐसा क्यों होता है? मैं आपको इसका जवाब देने से पहले आपसे छोटा सा सवाल करने की जहमत करूं। जी जी, जरूर जरूर। अभी लाहौर में बुक फेस्टिवल हुआ, 1200 शवारमाज बिके, 800 बिरयानी बिकी और 35 किताबें बिकी। इंडियन इंपोर्ट आज मैं अभी पढ़ रहा था टू पाकिस्तान से हमारा जीरो है। हमने 235 मिलियन डॉलर एक्सपोर्ट किया है। 2018-19 में हमने 2.07 बिलियन डॉलर्स का एक्सपोर्ट किया था। आपके यहां से हमारा इंपोर्ट था $500 मिलियन। अब मुझे एक बात बताइए कि ये आपको समझ आ रही है चीज इस्लामाबाद में, तो आपके सियासतदानों को क्यों नहीं आ रही है? मैं सिर्फ एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं कि ऐसा क्या है कि वो इंडिया से इतनी दुश्मनी पाल के, टेररिज्म एक्सपोर्ट करके, चाइना के साथ भी कोई आपका बड़ा अच्छा रिलेशन नहीं है, क्योंकि वो कभी उनके चाइनीज को मार देते हो, उनके बेल्ट रोड इनिशिएटिव के पैसे पता ही नहीं कहाँ चले गए, उन्होंने भी कहते हैं हमने कहाँ हाथ डाल दिए, वो भी फंस गए हैं, अमेरिका ने आपको इस्तेमाल करके छोड़ दिया। तो मैं एक आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं कि आरजू जी को समझ आ चुकी है, और मैं एक्नॉलेज कर रहा हूं कि आरजू जी को समझ आ गई है कि पाकिस्तान में कुछ बातें हो रही हैं वो इंडिया से ज्यादा पाकिस्तान को नुकसान दे रही हैं। तो क्यों नहीं आपके सियासतदानों को समझ आता, क्यों वो फिर भी कश्मीर और टेररिज्म एक्सपोर्ट करते हैं? मुझे एक छोटा सा जवाब दीजिए, फिर मैं आपको अपना जवाब दूंगा। सर पॉलिटिशियंस की समझ में आ रहा है, लेकिन पॉलिटिशियंस को जो डिक्टेशन दे रहे हैं उनकी समझ में नहीं आ रहा। शायद समझ गया आपको मैं, ठीक मालूम है। है डिक्टेशन कहाँ से आ रहा है। मैं ज्यादा पुश नहीं करूंगा उसमें, क्योंकि आपकी सेफ्टी मेरे लिए बहुत जरूरी है, भले ही मैं आपसे 1500 किलोमीटर दूर हूं। अब ऐसा है कि आपका सवाल बहुत बढ़िया है कि जो लिबरल पार्टी है, जो उसका कॉकस है, उसमें क्या है कि उसमें जो नीचे के लेवल से लोग आते हैं उसमें कोई भी आ सकता है। तो उसमें से ही, वहां से ये जो के एलिमेंट है, ये नीचे से ही जड़ों में घुसने शुरू हो जाते हैं। और क्योंकि ये नीचे से घुसने शुरू होते हैं तो जब ऊपर पहुंचते हैं तो यही छन के पहुंचते हैं। और इन्होंने अपनी एक वहां पे सिख ऑर्गेनाइजेशन भी बना रखी है, तो वो सिख ऑर्गेनाइजेशन भी एक फ्रंट है, इन्हीं का ही है। तो ट्रूडो क्या गेम खेल रहा है इस समय कि एक तो उसको वोट मिलती है, क्योंकि देखो जितनी भी माइनॉरिटीज होती हैं, भले इंडिया में भी मुस्लिम्स हों, माइनॉरिटी किसी भी कंट्री में होगी उसकी एक तरफा वोट होती है, क्योंकि वो सारे एक एरियाज में रहते हैं। और दूसरा, आम गोरे को कोई इंटरेस्ट नहीं है। अगर आप लंदन पेरिस चले जाओ, उनके इश्यूज ही कुछ और है। वो तो अबॉर्शन के इश्यू पे और सोशलिज्म के इश्यू पे, लेफ्ट के इश्यू पे और इमिग्रेशन के इश्यू पे वोट करते हैं। तो ये जो छोटे छोटे लोग, कम्युनिटीज आती हैं, इनकी वोट आसान होती है। और क्योंकि ये नए नए आते हैं, नए नए पैसा कमाया होता है,
तो ये इनकी फंडिंग भी करते हैं। तो इनको इनसे एक तरफा वोट और नोट दोनों मिलते हैं। अब क्या होता है कि अब इस लेवल पे हावी हो चुके हैं जो के एलिमेंट हैं कि ये अब आप देखिए कि संदीप सिंह सिद्धू नाम का एक वहां पे सुपरिटेंडेंट पुलिस उनका बना है जो कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी में बना है। हमने एविडेंस दी उसके अगेंस्ट कि वो बलविंदर सिंह संधू जो कि शौर्य चक्र वेंदर है उसके मर्डर में इन्वॉल्व है। तो अब ये कैंसर नीचे से इतना ऊपर आ चुका है कि फिर पॉलिटिशियन चाह के भी उसको रोकना नहीं चाहता क्योंकि वो फंस जाता है। अब मुझे पता नहीं ट्रूडो फंसा नहीं फंसा। जैसे मैं पाकिस्तान की बात करूं कि आपने यूथ हनूद को इतना दुश्मन बना डाला कि अगर आप आज कहोगे कि आपने कश्मीर का नैरेटिव इतना खुद ही बिल्ड कर दिया कि पाकिस्तानी कंफ्यूज हो जाता है कि एससीओ में तो नहीं उठाया, फिर देखेंगे कुछ होगा, इलेक्शन आएगा फिर उठा दोगे। तो एक आपने अगर जिन क्रिएट कर दिया, एक आपने फ्रैंकेनस्टाइन मॉन्स्टर क्रिएट कर दिया, तो उस समय तो जब आपने किया वो आपको फायदा दे रहा था, लेकिन वो कब घूम के आपको काटेगा वो प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये इतना ज्यादा नीचे से ये लोग ऊपर आ चुके हैं और दूसरा इनके पास पैसा है और पैसा देते भी हैं। तो पॉलिटिशियन को अगर वोट और नोट मिल जाए तो उससे अपना ईमान भी बेच देता है। सर कनाडा का पॉलिटिशियन भी ऐसे ही है क्या? इसलिए कि हिंदुस्तान पाकिस्तान की तो 1947 से जो टेंशन चल रही है वो अभी तक खत्म नहीं हुई है, वो तो हम समझ सकते हैं। लेकिन कैनेडियन गवर्नमेंट को जो जो आप कहते हैं फैक्टर के या खालिस्तान या जो भी, उससे क्या इंटरेस्ट है, उनको फायदा क्या है इनको सपोर्ट कर करके? मैं आपको दो एग्जांपल देता हूं जो मैंने नहीं सोचा था कि वेस्टर्न कंट्रीज में होता होगा। मैं भी आपकी तरह सोचता था। डोनाल्ड ट्रंप अपना इलेक्शन हार गया, वो माना ही नहीं, उसने कैपिटल सीज करवा दिया। मतलब इतना तो हिंदुस्तान में भी यूपी बिहार में नहीं होता। अगर इलेक्शन का रिजल्ट आता है तो लोग उससे खैर मकदम करते हैं। उसने व्हाइट हाउस में और वॉशिंगटन में कैपिटल सीज करवा दिया, उसने तोड़ फोड़ करवा दी लोगों को। और आज उसके अगेंस्ट टेस्टिमनी आ रही है कि वो अपनी ही आर्मी को अपने लोगों के अगेंस्ट यूज करना चाहता था। अब के इलेक्शन में जेफ बेजोस जो है उसको धमकी दे दी डोनाल्ड ट्रंप ने कि अगर मैं आ गया तो मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। तो उसने इसको फंड देने कर दिए पैसे। ये हमने पिक्चरों में देखा था बाहुबली की। उसके बाद वॉशिंगटन पोस्ट वहां का अखबार है जो कि हर बार एक स्टैंड लेता था कि इस पार्टी को वोट करें। उन्होंने भी का स्टेटमेंट दे दी कि हमने देंगे, हम कोई वी आर गोइंग टू बी न्यूट्रल एंड वी विल नॉट गिव एन ओपिनियन। इसका क्या मतलब है कि उनका रंग जरूर गोरा है पर पॉलिटिशियन को एंड ऑफ द डे नोट और वोट चाहिए। और जहां उसको एक पावर ऐसी अफीम है जिसका चस्का चढ़ जाता है एक बार, फिर वो लंदन हो या अमेरिका हो, फिर वो हर हद तक चला जाता है उस अफीम को रखने के लिए। बिल्कुल ऐसे। लेकिन इसको आप, जैसे मैंने पहले ही कहा था कि इसको हम बिगड़ता हुआ ही देख रहे हैं, संभलता हुआ नहीं देख रहे। लेकिन यहाँ पर कोई फॉरेन पॉलिसी आपको फेल होती दिखाई नहीं दे रही है भारत की? वैसे तो डॉक्टर जयशंकर मुझे बड़े पसंद है, बड़े फेवरेट फॉरेन मिनिस्टर्स में से हैं। आज उनकी स्टेटमेंट भी जो मैंने आपके साथ शेयर की थी वो काफी स्ट्रिक्ट किस्म की है। लेकिन यहाँ पर फॉरेन पॉलिसी जो है भारत की वो कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कमजोर पड़ती दिखाई दे रही है, इसलिए कि अमेरिका भी साथ नहीं खड़ा है, कनाडा भी अजीब किस्म का जो हालात हैं कनाडा के वो तो जैसे आपने बताया ही है। तो फॉरेन पॉलिसी इस वक्त कहाँ है? फॉरेन पॉलिसी, उस फॉरेन पॉलिसी का क्या फायदा जो आपके मुल्क को नुकसान दे, क्योंकि फॉरेन पॉलिसी से ऊपर आपके मुल्क है, आपका सॉवरन नेशन है। तो मुझे लगता है हमारी फॉरेन पॉलिसी इससे और उभरी है कि अब एक मैसेज इंक्लूडिंग पाकिस्तान में सबको गया है कि हिंदुस्तान आड़े हाथ लेगा अगर आप हिंदुस्तान के साथ गलत करोगे। अगर वहां पे के एलिमेंट्स को आप अरेस्ट नहीं करोगे, वो कहेंगे हम एयर इंडिया उड़ा देंगे, वो कहेंगे हम पार्लियामेंट उड़ा देंगे, वो हमारे डिप्लोमेट्स के नंबर कर देंगे, शेयर कर देंगे, उन पे मूविंग टारगेट बनाएंगे। तो इससे हमारी फॉरेन पॉलिसी अब उभरी है कि यू कैन नॉट मेस विद दिस इंडिया, वो भले ही कनाडा हो या यूनाइटेड स्टेट्स हो। कितना हमारे को यूएसए ने दबाया, और यूएसए अभी भी हमें दबा रहा है। अभी पन्नू का जो वो ट्रायल चल रहा है न्यूयॉर्क में। पर देखिए उसमें और एक चीज पे नहीं चलती फॉरेन पॉलिसी। अभी हमने उनसे ड्रोन्स लिए हैं, तो बहुत सारे कंट्रीज में भी बहुत सारे वर्टिकल्स होते हैं। तो अभी हमारा कनाडा के साथ भी उनके आई थिंक 85 बिलियन डॉलर के पेंशन फंड्स इन्वेस्टेड है, हालांकि बिजनेस 7-8 बिलियन का है। और अभी हमने ट्रेड को नहीं छेड़ा है, और अभी दोनों की तरफ से स्टेटमेंट है कि हम ट्रेड को नहीं छेड़ रहे हैं।
तो जरूरी नहीं है कि फॉरेन पॉलिसी के लिए आप अपने मुल्क की सेल्फ रिस्पेक्ट और सॉवरनेस निछावर कर दें। तो मुझे लगता है कि ये हमारी एक नो नॉनसेंसिकल रोबस्ट फॉरेन पॉलिसी है, जिसमें हमारे वेरी निम्बल एंड डेफ्ट फॉरेन मिनिस्टर जो है जयशंकर, उन्होंने कहा भाई आपका रंग अंग्रेज, आपका रंग, आपकी इकोनॉमी बड़ी है या इकोनॉमी तुमसे छोटी है, वो आपका रंग सफेद है या आपकी आंखें हरी, हमें फर्क नहीं पड़ता। हम वो करेंगे जो हमें ठीक लगता है, क्योंकि वी आर अ वेरी फास्ट ग्रोइंग इकोनॉमी। हमने तेल भी लेना है, हमने गैस भी लेनी है, हमने चाइना के साथ भी हमारा ट्रेड है, हमारा अमेरिका के साथ भी ट्रेड है। तो हमारी फॉरेन पॉलिसी है कि फॉर अस नो ईस्ट नो वेस्ट, इंडिया इज नंबर वन एंड द बेस्ट। तो सर आपने जो चाइना के साथ आप लोगों का जब बीच में टेंशन ज्यादा बढ़ गई थी चाइना की और भारत की, तो आप लोगों ने उनकी कहा था उनकी एप्स यूज नहीं करेंगे इनके साथ, और कई चीजें जो थी ट्रेड बंद कर वगैरह दी में हमने कई चीजें apps। बंद बंद कर दी थी ना। तो अभी आप लोग कनाडा के साथ भी वो स्टूडेंट्स वगैरह का जो इशू चल रहा है, कहेंगे क्या कि स्टूडेंट्स को वापस बुला लेंगे, स्टूडेंट्स नहीं भेजेंगे, स्टूडेंट वीजा नहीं देंगे, कोई इस तरह की कोई चीज है जो आप समझते हैं कि गवर्नमेंट कर सकती है? देखिए हमारा लॉस इतना नहीं है जितना कनाडा का। हालांकि मैं उन बच्चों के साथ पूरी सहानुभूति रखता हूँ। 40 से 1,000 बच्चे हैं जो शायद डिपोर्ट हो सकते हैं, और 4 लाख से ऊपर हिंदुस्तानी बच्चा हुआ है, हाईएस्ट फॉरेन स्टूडेंट्स हमारे हैं। मैं उस पर पॉलिटिक्स नहीं खेलना चाहता, पर अगर वहां बच्चे नहीं जाएंगे तो नुकसान किसका, मुझे ये बताइए। वी स्पेंड बिलियंस ऑफ डॉलर्स। मैं भी वहां पढ़ने गया था स्टूडेंट, मैं गाड़ी खरीदी, मैंने घर किराए पे लिया, मैंने फर्नीचर खरीदा, मैंने इंश्योरेंस करवाई, मैंने, और हम उनसे ट्यूशन भी ज्यादा देते हैं। तो इसमें किसका नुकसान है, मुझे आप बताइए, कनाडा का कि इंडिया का? बिल्कुल कनाडा का। नहीं तो आप लोग ये करने लगे, मैं ये पूछ रही हूँ, आप लोग ये करने जा रहे हैं नहीं, क्या क्वेश्चन कि क्या है? आप स्टूडेंट्स को भी रोक लेंगे और आगे से स्टूडेंट्स को भी मना करेंगे कि कनाडा ना जाए, उसके बजाय किसी और कंट्री में चले जाएं, लेकिन क्या इस तरह से आप लोग कुछ करेंगे जिससे कि कनाडा को नुकसान हो और उसको शायद तभी एहसास होगा? मुझे लगता नहीं कि आवर फॉरेन मिनिस्ट्री इज एन एक्सट्रीमली मैच्योर्ड, वो इस तरह क्योंकि बात करेगा। पर अब आपने पूछा, मेरी पर्सनल राय है कि स्टूडेंट्स को वहां नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे जितने यहाँ से स्टूडेंट जाते थे वो ज्यादा जाते थे कि वो वहां पे पीआर ले और वहां रह जाएं। देखो वहां जाने का बहाना होता था वो, क्योंकि अमेरिका का वीजा मुश्किल था, तो आधे से ज्यादा स्टूडेंट इसलिए जाते कि रह जाएं। उसमें से कुछ होते हैं जो एंड में फिर बॉर्डर टाप के अमेरिका चले जाएं, एटलीस्ट एक वाइट कंट्री में तो पहुंचे। तो और उसके बाद क्या है कि अब कनाडा के भी अपने इमिग्रेशन लॉज उन्होंने चेंज कर दिए हैं, जैसे पीछे इंग्लैंड में भी किए। तो ऑटोमेटिकली कितने स्टूडेंट्स ऐसे हैं बेचारे जो यहाँ से घर बार बेच के, माँ बाप ने उनकी जमीनें बेची हैं, यहाँ से वो गए हैं, और उसके बाद वहां पे वो कोई कॉफी बेच रहा है। कोई गलत काम नहीं है कॉफी बेचना, पर आप डिग्री करके 25-50 लाख रुपया, करोड़ रुपया खर्च के वहां जाके अगर कॉफी बेच रहे हो, तो फिर तो यहीं पढ़ लेते। इंडिया में इतनी अपॉर्चुनिटीज है। कल मैंने एक वीडियो देखी आरसू जी, उसमें मेरा रोना निकल आया। एक इंडियन बच्चों ने पंजाब से वीडियो इशू की। उस वीडियो में वो रो रहा था, वो कहता है कि माँ हम पक्के हो गए हैं, हालांकि इनके कोई पक्के नहीं हुए, उनका स्टेटस नहीं, कि तू मर गई, तुम तेरे मरने पे भी नहीं आ सके, हम भाई की शादी पे नहीं पहुंच सके, हम पिताजी के आखिरी पे नहीं पहुंच सके, तो माँ हम पक्के हो गए। तो वो भी फंस गए, क्योंकि कनाडा ने भी मिड में जाके, उनके हाउसिंग क्राइसिस भी हो रही हो, तो उन्होंने भी अपनी पॉलिसीज चेंज की। तो कनाडा ने उन बच्चों के साथ भी ज्यादती की, क्योंकि जब वो आए थे तो कुछ और रूल्स थे। अब जब उन्होंने ग्रेजुएट किया, अपने रूल्स बदल दिए। अब वो तो गए इसी माइंडसेट के साथ है कि वो वहां जाके रहेंगे। अब वो बेचारे ना वहां के रहे ना यहाँ के रहे। पर इसमें इंडियन गवर्नमेंट का कोई ऑफिशियल स्टैंड नहीं है। दिस इज इट्स अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हम इन्फ्लुएंस नहीं करते, जिसको जाना है वो उसकी कंट्री का वीजा अप्लाई करे, एग्जाम्स दे और जाए, ये उनका इंडिविजुअल डिसीजन है। हमारी गवर्नमेंट को उसमें कोई रोल नहीं है। हाँ, अनऑफिशियली हमारे डिप्लोमेट साहब जो आए हैं, उन्होंने सजेशंस दिए हैं कि मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि वो जाके देखें कि उनके बच्चे किस हालात में रह रहे हैं। और क्योंकि देखिए, जो हमारे पार्ट ऑफ द वर्ल्ड से बच्चे जाते हैं, जो माँ बाप की प्रॉपर्टी बेच के जाते हैं, वो कितने सालों तक तो माँ बाप को झूठ बोलते हैं कि मैं खुश हूं। मैंने देखा वो 8-8 बच्चे एक कमरे में रहते हैं, जहाँ 4 पलंग होते हैं, सिर्फ 4 आते हैं और 4 चले जाते हैं। मतलब ऐसे ही ऐसी है। मैंने वहां पे वीडियोस देखी हैं कि वो बेचारे रात दिन में पढ़ते हैं और रात को बस में सो जाते हैं, ट्रेन में, और अपना स्टेशन भी मिस कर जाते हैं, क्योंकि किस मुंह से अपने माँ बाप को बोले। तो वो तो बहुत बुरा फंसे हैं।
बिल्कुल, लेकिन ये वाली जो आप सिचुएशन बता रहे हैं सर, ये तो दोनों ही देशों में, पाकिस्तान में भी यही हाल है, जो यहाँ से स्टूडेंट्स चले जाते हैं किसी ना किसी तरीके से, वो वहां जाकर भी खुश नहीं रहते। ठीक है, पढ़ाई करनी हो या जॉब करनी हो या घर को सेटल करना हो, लेकिन बहरहाल अपनी खुशी भी होनी चाहिए, और वो मैं देखती हूँ कि अक्सर लोगों में नहीं होती और वो बहुत परेशान रहते हैं। बस लाइफ है, गुजार रहे होते हैं उसको वहां पे जाके। जी आप जी थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि अगर पाकिस्तान से 10 लोग जाते हैं, क्योंकि मैं वहां इतने साल रहा हूं, उसमें से 8 नॉट टू द बेस्ट यूनिवर्सिटीज और मीनियल जॉब करने जाते हैं। इंडिया से तो मतलब आप ईंट उठाओ तो नीचे से पीएचडी का स्टूडेंट निकल आता है, मास्टर्स का स्टूडेंट निकल आता है। तो थोड़ा सा फर्क है, क्योंकि आपके या बिल्कुल। तो जर्नैलों के बच्चे गए हैं, वो तो मौज ले रहे हैं, मेजोरिटी वही है, या उसके बाद बिजनेसमैन के गए हैं। उसके बाद जो नीचे से डंकी रूट से गए हैं, जो उनको कई स्टूडेंट्स वीजा के लिए अप्लाई कर लेते हैं ताकि उन्हें रहने को मिल जाए। पर काफी फर्क है द स्ट्रेंथ ऑफ इंडियन स्टूडेंट्स एंड द स्ट्रेंथ ऑफ फॉरेन पाकिस्तानी स्टूडेंट्स। क्योंकि अगर आप देखो कि आज गूगल है या हॉटमेल था या अमेजोन है, सिलिकॉन वैली है, वहां अगर आप 10 साउथ एशिया से देखेंगे तो उसमें से 7 से 7.5 से 8 इंडियन ही निकलते हैं। तो इंडियंस हैव गॉन। जी, जी। नहीं, आप ठीक कह रहे हैं, वाक़ई में ऐसा ही है, लेकिन बहरहाल यहाँ से भी जो स्टूडेंट्स जाते हैं, मैं ये तो नहीं कहूँगी कि सब बहुत ब्रिलियंट होते हैं, लेकिन उनमें से अक्सर ब्रिलियंट ही होते हैं, कुछ शायद कम उसके होते होंगे, लेकिन बहरहाल परेशान वो रहते हैं, और ये चीज़ ज़रूर पेरेंट्स को भी देखनी चाहिए और स्टूडेंट्स को भी, कि वो किसी भी कंट्री में, सिर्फ कनाडा की बात नहीं हो रही, कहीं भी जाने से पहले एक बार चेक कर लें कि वहाँ पे वो रह पाएँगे या नहीं। बहुत शुक्रिया कि आज आपने जॉइन किया। थैंक यू सो मच सर। थैंक सत यू। श्री अकाल, थैंक यू। थैंक यू, सत श्री अकाल। थैंक यू।